मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। और वैसे भी जब आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है वो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो, यूनिट और मेजरमेंट, तो इस चीज़ का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमको परचेज करनी है या कोई भी चीज़ हमको किसी को बेचनी है तो हमको उसका मेज़रमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और किस यूनिट में कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो देखो, वो सभी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मास हो गया, उसको हम किस में मेज़रमेंट करते हैं? केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया, उसको भी हमें मेज़रमेंट कर सकते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। इसी तरह जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं, उन सभी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी सभी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड कि कितना है, और यूनिट मतलब किस यूनिट में हम उस चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं। कि मतलब जैसे मास हो गया, जैसे 2 kg है तो केजी में मेजरमेंट कर रहे हैं, ग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं, मिलीग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मतलब दो चीज़ें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा क्या होगा उसमें यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सपोज हमने वेट को मेजरमेंट किया। सपोज किसी का जो वेट आया वो है 40 kg। ठीक है, तो 40 क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी क्या है उसका यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और यूनिट केजी में मेजरमेंट किया। सेकेंड एग्जांपल, जैसे सपोज हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं। टाइम जैसे सपोज 7 AM। ठीक है, या 7 आवर, जैसे सपोज टाइम लिया हमने, कितना घंटे मेजरमेंट किया, 7 घंटे। तो 7 क्या होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आवर क्या हो गया उसका यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लेंथ को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने लेंथ मेजरमेंट किया है सपोज 2 मीटर, तो 2 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया उसका यूनिट। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ याद रखना। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो सभी क्वांटिटी जिनको हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो
सभी क्वांटिटी जिनको हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी सभी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान से समझना, वो सभी क्वांटिटी जिनको हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, दोज क्वांटिटीज which does not depend any other quantity is known as fundamental quantity. Fundamental quantities. Those quantities या those physical quantities which does not depend any other quantity या physical quantity is known as fundamental quantity. मतलब वो सभी क्वांटिटी जो किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन सभी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 होती है। तो कितनी होंगी, 7। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, लेंथ भी बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ टाइम, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स amount of substance, और 7 luminous intensity। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फर्स्ट है मास। मास को हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही लेंथ को कर सकते हैं, ना ही टेम्परेचर, ना ही टाइम, ना इलेक्ट्रिक करंट, ना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ना ही लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, इन 7 क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी जब आप लोग डिराइव क्वांटिटी पढ़ोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो मास को हम मेजरमेंट कर सकते हैं यहाँ पे किस में, केजी में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा यूनिट पे। ठीक है, लेंथ को जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, मीटर में कर सकते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट या तो देखो किलोग्राम में कर सकते हैं या फिर ग्राम में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन में कर सकते हैं या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हैं। टाइम का मेजरमेंट आवर में कर सकते हैं या फिर सेकेंड में करते हैं। ठीक है, सेकेंड में ही करते हैं ज़्यादातर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम एम्पियर में करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जब हम किसी केमिस्ट्री के किसी केमिकल रिएक्टेंट या किसी भी सब्सटेंस को जो मेजरमेंट करते हैं, उस चीज़ का जो मेजरमेंट होता है वो मोल में होता है। इसमें होता है मोल, जो आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी केमिस्ट्री के अमाउंट को मेजरमेंट करने के लिए हम उसको मोल में मेजरमेंट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ये एक्चुअली लाइट, जब हम लाइट मेजरमेंट करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। और इसको हम कैंडिला में मेजरमेंट करते हैं, इसमें मेजरमेंट करते हैं, कैंडिला में मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो सातों क्वांटिटी हैं, ये सातों क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, तो देखो फंडामेंटल
क्वांटिटी हमने बताया कि वो क्वांटिटी जिनको हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये 7 टाइप की होती हैं। अब डिराइव क्वांटिटी जो है, ये आपका वो क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। मीन्स डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटी fundamental quantity is known as derived quantity. Derived quantities, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड। तो स्पीड आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम आपका ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो स्पीड कैसा हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल। टाइम भी हमारा कैसा हो गया? फंडामेंटल। तो ये क्वांटिटी देखो, वेलोसिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गई हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम तो यहाँ पे फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे फंडामेंटल नहीं। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू टाइम। टाइम नीचे आ जाएगा तो टाइम का स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और ये टाइम, तो ये हमारा फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमारा फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी फंडामेंटल नहीं है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? मास। एक्सेलरेशन को अभी हमने बताया है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। तो देखो फोर्स को भी हमने फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। मास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फंडामेंटल हो गया, फोर्स यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया, देखो मास फंडामेंटल हो गया, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल हो गया, क्या बचा हुआ है? एक्सीलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम।
डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो मास फंडामेंटल आ गया, टाइम फंडामेंटल आ गया, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल आ गया। अभी क्या नहीं है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सब फंडामेंटल आ गया। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं। देखो मास डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर अपॉन ये टाइम और ये टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम का होल स्क्वायर। तो वर्क हमारा देखो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हमारा कैसा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये था हमारा वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, टॉर्क। देखो टॉर्क क्या होता है, इस चीज को देखो ऐसे अभी सिंपली ऐसे समझ लो कि टॉर्क होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग जब चैप्टर 7 में आओगे तो चैप्टर 6 में, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है कि जैसे सपोज किसी बॉडी में फोर्स लगे और वो बॉडी रोटेट करे। ठीक है, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है और वो बॉडी क्या करे, रोटेट करे, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, ऐसे फोर्स के इफेक्ट को क्या बोलेंगे, हम टॉर्क बोलेंगे। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। इसको हम लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट, डेफिनेशन हम लिख रहे हैं केवल, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी रोटेट करे तो उस फोर्स के इफेक्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे टॉर्क। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ये एक रॉड है और ये रॉड यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, ये एक रॉड है, रॉड यहाँ पे क्या है, फिक्स है, और इस पॉइंट के बहुत ऐसे रोटेट कर सकता है ऐसे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दें F, इस रॉड का लेंथ कितना है L, तो फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे रोटेट होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स ने इस रॉड को क्या किया, ऐसे रोटेट किया इस तरह। ठीक है, तो इस फोर्स के इफेक्ट को हम यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे हम टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा तो ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस एक्सिस से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है L, मतलब डिस्टेंस हो गया। तो फोर्स इनटू हम इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वो इस केस में L है, हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स हमारा यहाँ पे देखो फंडामेंटल नहीं है, डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल है। तो फोर्स को फंडामेंटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते थे, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो मास हो गया फंडामेंटल, डिस्टेंस हो गया फंडामेंटल, अभी क्या बचा हुआ है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा था क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का होल स्क्वायर इनटू डिस्टेंस।
पे टॉर्क को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, डिस्टेंस फंडामेंटल, क्योंकि दोनों लेंथ से रिलेटेड है, और यहाँ पे टाइम फंडामेंटल और मास फंडामेंटल। तो टॉर्क हमारा कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारा फंडामेंटल है, वेलोसिटी यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है, जिसको हम लिख सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। हमने कुछ फार्मूले यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी फिर से समझ लो, पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा उसको फिर से समझो। फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस उसका यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट मतलब किस चीज़ में मेजरमेंट करना है। उसके बाद सेकेंड चीज़, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है दो टाइप की हैं, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, जिनको हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 7 क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी सभी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, इन सभी क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है यूनिट। तो यूनिट क्या था, जैसे हम लोगों ने कहा कि मास को मेजरमेंट करते हैं तो किलोग्राम में करते हैं, ठीक है। लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग मीटर में करते हैं, टाइम का मेजरमेंट हम लोग सेकंड में करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि इतना है तो वो 1 kg है, एक इतना है तो ये 1 मीटर है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, हम उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर उस चीज़ के बराबर है, जैसे सपोज मास है, हमने एक चीज़ फिक्स कर दिया कि सपोज ये एक पेन है जिसका मास हमने फिक्स कर दिया कि ये 1 kg है, ठीक है। अब सपोज किसी दूसरी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं तो इसके कंपेयर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है वो, तो इसका मतलब उसका मास जो है 1 kg से ज़्यादा है। इससे कम है तो इसका मतलब उसका मास 1 kg से कम है। और अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब उसका मास 1 kg है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया गया कि इतनी चीज़ जो है वो 1 kg है या फिर 1 मीटर, हर चीज़ में फिक्स किया गया। 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन देखो, ए मेजरिंग क्वांटिटी इज ऑलवेज कंपेयर विथ सम एस्टेब्लिश्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया है, ठीक है। और सिर्फ उसी स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये आपका बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो 7 इनकी यूनिट होगी और इनकी डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं मास, ठीक है। तो मास जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, केजी में, ठीक है। तो केजी को कैसे डिफाइन किया गया, तो देखो मास को जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग केजी में करते हैं। तो 1 kg को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो 1 kg इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। मतलब एक हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर एज्यूम किया गया है ये प्लेटिनम इरिडियम का, और उसका जो मास जो
एज्यूम किया गया है कि उसका मास जो है वो 1 kg है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि एक सिलेंडर है किस चीज़ का, प्लेटिनम इरिडियम का, और जिसका मास फिक्स करके बता दिया गया कि इसका मास जो है वो 1 kg है। इसके कंपैरिजन में ही दूसरी चीज़ को मेजरमेंट किया जाएगा। अगर इसके मास से ज़्यादा है तो 1 kg से ज़्यादा है, अगर कम है तो 1 kg से कम है, अगर इक्वल है तो वो हम 1 kg उसको समझा जाएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आता है लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं यूनिट में, लेंथ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं मीटर में। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, तो देखो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। मतलब 1 इतने सेकेंड में जो लाइट है वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को बोल दिया गया कि ये 1 मीटर है। तो इसी तरह हर चीज़ का यहाँ पे डेफिनेशन बना दिया गया है, चाहे मीटर हो, चाहे मास हो, या फिर सेकेंड हो, या फिर कैंडिला हो, या केल्विन हो, या मोल हो। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक डेफिनेशन बना दी गई कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो देखो ये डेफिनेशन याद करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको नोट करने का ज़रूरत है, बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो केजी है या मीटर है, ये किसी चीज़ का मतलब जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब उस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, तो वो इस्टेब्लिश रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, इसी तरह सारी चीज़ें हैं सातों चीज़ों के, तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है आप लोग उससे भी देख सकते हो कि किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है। तो वैसे ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हो नोट्स की कॉपी में तो लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे जो यूनिट होता है, ठीक है, वो हमारा जो यूनिट्स हैं, जैसे हमने बताया कि मास का मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करते हैं, लेकिन कोई कहता है मास का मेजरमेंट हम ग्राम में करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करते हैं। उसके हिसाब से जो यूनिट्स हैं उसको कई टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम जो है उस सिस्टम को हम बोलते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, C का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, G का मतलब होता है यहाँ पे ग्राम, और S का मतलब यहाँ पे होता है सेकेंड। तो यहाँ पे जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो पहला सिस्टम जो है CGS सिस्टम, तो इस सिस्टम में हम जो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे। मास का जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग वो हम लोग ग्राम में करेंगे, और जो टाइम का मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेकेंड में करते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है। तो ये पहला सिस्टम हो गया। सेकेंड सिस्टम है सेकेंड सिस्टम FPS सिस्टम। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, और S मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे जो लेंथ का मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो फुट में करेंगे, मास का मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे वो पाउंड में करेंगे, और टाइम का जो मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग सेकेंड में करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा सिस्टम हो गया FPS सिस्टम। लेंथ फुट में मेजरमेंट करेंगे, मास पाउंड में मेजरमेंट करेंगे, और टाइम सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड सिस्टम जो आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, तो ये थर्ड सिस्टम है। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड। तो यहाँ पे लेंथ का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो हम किस में करेंगे, मीटर में। मास का मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे किलोग्राम में, और टाइम का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे इसमें सेकेंड में। तो
APS सिस्टम, एक FPS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम। तो देखो हर कंट्री ने अपना अलग अलग सिस्टम बनाया है कि सपोज इंडिया में जो मास मेजरमेंट किया जाएगा वो किलोग्राम में, या लेंथ मेजरमेंट किया जाएगा वो मीटर में। सपोज किसी दूसरी कंट्री में ये FPS सिस्टम एज्यूम किया जाता है, जैसे सपोज बांग्लादेश हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ पे सपोज अमेरिका में लेंथ जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में मेजरमेंट करते हैं, फुट में। वेट जो मेजरमेंट करते हैं वो पाउंड में करते हैं। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब कुछ भेजा या लिया जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जो कंट्री का सिस्टम है उनका मेजरमेंट करने का उससे भेजते हैं। यहाँ से जो ऑर्डर जाता है वो दूसरे यूनिट में जाता है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक यूनिट बना दिया गया कि जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज़ भेजा जाएगा तो वो इसी यूनिट के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है, अपनी कंट्री में आप जो भी करना है वो करो, लेकिन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी सामान आना जाना होगा तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया और उस सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम। फोर्थ, SI सिस्टम। SI सिस्टम का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम है। सपोज हमने किसी से मांगा 1 kg, कुछ हमने 1 मीटर सपोज कपड़ा मंगाया, लेकिन वहाँ पे मीटर चलता नहीं, वहाँ पे क्या चलता है सेंटीमीटर, तो उसने 1 सेंटीमीटर भेज दिया। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, और जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो वो सब सारी चीज़ें इसी यूनिट के थ्रू होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास मेजरमेंट किया जाएगा इस सिस्टम में, वो मास जो है वो किलोग्राम में, लेंथ जो मेजरमेंट किया जाएगा वो मीटर में, और टाइम जो मेजरमेंट किया जाएगा वो सेकंड में, टेम्परेचर जो मेजरमेंट किया जाएगा वो केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट जो मेजरमेंट किया जाएगा वो एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट किया जाएगा मोल में, और लुमिनेंस इंटेंसिटी को जो मेजरमेंट करते हैं वो कैडिला में मेजर। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उन्हीं के स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए कि जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी चीज़ लेना देना होगा तो वो इसी यूनिट के थ्रू ऑर्डर जाएगा और ऑर्डर आएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा SI सिस्टम। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इन सभी चीज़ों को नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लो, और हम नोट्स यहाँ पे दे देंगे, और सभी लोग इस चीज़ को डेफिनेशंस हैं सारी है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे शुरू नहीं होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन अभी आगे शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखो। ठीक है, थैंक यू।